हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हमने प्रोसेस ऑफ चार्जिंग के बारे में बात करी थी कि कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होता है। ठीक है, हमने ये देख लिया था कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर एक्सपोनेंशियली राइज करता है। यस, और करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली क्या करती है, डिके करती है। करंट टाइम के साथ डिक्रीज होती है और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियली राइज करते हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली थी, है ना। यस, हमने ये भी देखा था कि आर टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी किस तरीके से चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वेरी करते हैं, वो हमने ये टेबल के थ्रू समझ लिया था। अब कुछ बेसिक बातें और एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट के बारे में पहले लिखे, कुछ बेसिक बातें लिखे। टाइम कांस्टेंट, ठीक है, टाइम कांस्टेंट लिखे। अगर टाइम कांस्टेंट की बात की जाए तो इसको दो तरीके से हम लोग बेटा लिखते हैं या इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि सर्किट के जो रजिस्टर और कैपेसिटर है उसकी हेल्प से हम लोग टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, है ना। क्या कैसे लिखते हैं, टाइम कांस्टेंट का सिंबल ऐसे होता है टाउ, इसको बोलते हैं टाउ, TAU, टाउ, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन टाउ होगा और इसकी वैल्यू जो होती है वो सर्किट के रजिस्टर और कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे तो हमने एक रजिस्टर एक कैपेसिटर यूज़ किया है, तो यहाँ पर तो हमारा टाउ जो होगा वो RC हो जाएगा, ठीक है। यस, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। यस, इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी SI यूनिट आएगी, सेकंड आएगी, है ना, सेकंड आएगी। यस, कैसे पता चला वो समझे। SI यूनिट क्या हो गई, इसकी सेकंड्स हो गई, है ना। यस, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक तो यूनिट निकालने का तरीका यह है कि सर रजिस्टर की यूनिट्स लिखें, है ना, और कैपेसिटर की यूनिट्स लिख लें, उसकी हेल्प से हम लोग ये सेकंड्स टाइप कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल तरीका, वो ये है कि सर E की पावर जो होती है वो एक नंबर होती है, यानी E की पावर -2, E की पावर -3 ऐसे होता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि T/RC जो है वो एक नंबर है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। T/RC एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ 2, 3 इस तरीके से होती है इसकी पावर जो होती है। पावर के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आती है, एक नंबर आता है एक्सपोनेंशियल की पावर में। इसका मतलब T/RC एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। T/RC एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हो गया कि टाइम सेकंड में होता है, हम जानते हैं, तो RC को भी क्या होना पड़ेगा, सेकंड में आना लेना पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगी, यस, एक नंबर मिलेगा। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ कि यस, RC जो है, RC की यूनिट जो है वो सेकंड है। चलो, ये बात तो समझ में आ गई होगी, चले आगे। यस, अब इसका सेकंड डेफिनेशन या डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो लिखें। सेकंड तरीका जो डिफाइन करने का होता है वो लिखें, यस, है ना। तो इन इक्वेशंस को हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं, Q = Q0 1 - E की पावर -T/टाउ। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं RC को, है ना। यस, इसी तरीके से वोल्टेज को भी लिख सकते हैं V0 1 - E की पावर -T/टाउ। इसी तरीके से करंट को I0 E की पावर -T/टाउ, इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलो, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिखें, है ना। इसका फिजिकल मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है वो लिखते हैं। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है उससे हमें फील आने लगेगा। देखें, टाइम कांस्टेंट लिखें, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम time at which charge on a capacitor rises to 63% of a maximum value. Yes,
इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन करते हैं वो टाइम जब चार्ज ऑन अ कैपेसिटर कितना परसेंट हो जाए, मैक्सिमम का 63% हो जाए, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। और वो जो वैल्यू आएगी, वो जो टाइम आएगा, वो हमेशा किसके बराबर होगा, यस, आरसी के बराबर आने वाला है। चलो देखते हैं, समझते हैं क्या ये कहना चाह रही है डेफिनेशन। अच्छा, दूसरा तरीका एक और होता है इसको, है ना, वो भी लिख ले। करंट के टर्म्स में भी कई बार लिख दिया जाता है, वो भी लिख ले। कई बार है ना नीट के अंदर स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो दो तीन तरीके से इसको डिफाइन कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखें दूसरी डेफिनेशन देखें, द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम at which charge on current decreases to 37% of maximum current 37% ऑफ मैक्सिमम करंट। दूसरा तरीका यह है, हम लोग ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि क्या ये कहनी चाह रही है डेफिनेशंस। देखो, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, पहले चार्ज के एक्सप्रेशन की बात करते हैं, Q नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर से। जब मैंने t बराबर 0 डाला इसके अंदर, तो e की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज़ 1, और चार्ज मेरे पास आ जाएगा 0। फिर मैंने इन्फिनिटी डाला, इन्फिनिटी पे चार्ज आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज Q नॉट। इस तरीके से आने वाला है ना। ग्राफ की नेचर कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल नेचर होगी, है ना। वो ज़्यादा प्रॉपर तो हम लोग मैथमेटिक्स में सीखते हैं, इसकी ग्राफ प्लॉटिंग, इस तरह के ग्राफ्स को कैसे प्लॉट किया जाता है वो तो हम लोग मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। लेकिन एक हल्का फुल्का आइडिया तो हमें लग ही रहा होगा कि यस, t बराबर 0 पर चार्ज 0 है, इसका मतलब ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला है। मैं किस किस के बीच के ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ, चार्ज का और टाइम का ग्राफ प्लॉट करूँगा, और इन्फिनिटी पे जो ग्राफ है वो Q नॉट को अप्रोच कर चुका होगा। तो इतना हल्का फुल्का आइडिया तो हमें यहाँ से लग रहा है कि यस, देखो यार, अब t बराबर 0 पर इस एक्सिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, और इस एक्सिस पर टाइम ले रहे हैं, ठीक है। यस, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ग्राफ को। देखो यार, ठीक है, देखें, t बराबर 0 पर चार्ज 0 है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे चार्ज कितना हो चुका है, यस, Q नॉट हो चुका है। इन्फिनिटी पे चार्ज Q नॉट हो चुका है, यानी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका है, यस, है ना। ये वैल्यू कितनी आएगी, जब ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस समय जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, कैपेसिटर पर Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। यस, और इनिशियली t बराबर 0 पर चार्ज कितना है, 0 है। अच्छा, हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है टाइम एट विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर राइजेस टू 63%। इसका मतलब कि वो टाइम बेसिकली जब कैपेसिटर पे चार्ज कितना परसेंट हो गया होगा, यस बेटा, 63% हो गया होगा, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम चार्ज, यानी 0.63 ऑफ मैक्सिमम कितना है, Q नॉट। यस, वो टाइम जब चार्ज होना कैपेसिटर कितना परसेंट हो गया हो, 0.63 ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो गया हो, उस टाइम को हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो टाइम आएगा उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बेसिकली क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं, टाउ के बराबर,
आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो टाइम जब चार्ज ऑन अ कैपेसिटर कितना परसेंट हो गया हो मैक्सिमम का, 63% हो गया हो, उस टाइम को हम लोग बेटा क्या बोल रहे हैं, यस टाइम कांस्टेंट बोल रहे हैं। अच्छा, ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी, टाउ को हमने ऐसे भी बोला था, टाउ इक्वल्स टू आर सी। तो ये जो टाइम आएगा जब कैपेसिटर के ऊपर 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, वो टाइम हमेशा किसके बराबर आने वाला है, आर सी के बराबर आएगा। यानी ये जो टाइम आएगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, आर सी के बराबर आने वाला है। ठीक है बेटा, यस, ये तो बात हो गई एक तरीके से चार्ज के टर्म्स में डिफाइन करने की बात है ना। इसको चाहो तो इन पॉइंट्स को मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। चलो, अच्छा, इस बात को हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे वो देखें। देखो, हम ये पढ़े हैं Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी। आर सी नहीं बोलेंगे, अब टाउ बोल देते हैं अपन, है ना, एक ही बात है यार। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि टी बराबर आर सी, जब टाइम आर सी के बराबर हो जाएगा उस समय क्या हो जाएगा, चार्ज 63% होगा। ये हम लोग मैथमेटिकली चेक कर रहे हैं, देख लेते हैं यार। देखो, है ना, इसको ऐसा करते हैं, आर सी के टर्म्स में लिख लेते हैं, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाय आर सी। हमारे पास ये था, हम बात कर रहे हैं, यस 1 माइनस टाइम का वैल्यू मैं ले रहा हूँ, यस आर सी, ये भी कितना हो जाएगा आर सी। तो Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 हो जाएगा। ई की पावर -1 कितना होता है हमें ध्यान रखना है, ई की पावर -1 या 1 अपॉन वी को हम ध्यान रखना है, ये होता है 0.37, है ना, ये याद रखना है। और ई की पावर 1 कितना होता है, तो वो होता है 2.71। ये दोनों बातें हमें याद रखनी है बच्चों, है ना। ई की पावर -1 दैट इज 0.37, तो ये कितना हो जाएगा, यस ये हो जाएगा 0.63 ऑफ मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। यस, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, जैसा कि देख पा रहा हूँ, जब टाइम आर सी के बराबर हो जाएगा उस समय चार्ज कितना आ रहा है, 0.63 ऑफ मैक्सिमम चार्ज आ रहा है। ठीक है, यस, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, अच्छा, एक और तरीके से हम लोग डिफाइन किया, जब मैक्सिमम करंट का 37% क्या हो जाए, यस 37% करंट रह जाए मैक्सिमम का, उस टाइम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोल सकते हैं, है ना। और वो जो टाइम आएगा वो किसने के बराबर आएगा, आरसी के बराबर आएगा, है ना। यस, तो देखें, पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ग्राफ देखे भी हमसे क्या ले जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। चलो, दूसरा तरीका हम डिफाइन कर लेते हैं, यस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये करंट है, ये टाइम है, ठीक है बेटा। अच्छा, करंट जो है वो का ग्राफ कैसा आएगा, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियली राइजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है ये, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। और दूसरा देखते हैं अब टाइम का, करंट का ग्राफ देखते हैं। करंट की इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखो करंट की इक्वेशन हमारे पास आई थी, I इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर टी बाय आर सी, ये आई थी, ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ ना, अब देखो यहाँ पर ये t बराबर 0 पे डालो इसको, है ना, t बराबर 0 डालते हैं, t बराबर 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर 0 डेट इज 1, i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। t जब इन्फिनिटी डालेंगे तो कितना हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस, जैसा कि देख पा रहे हैं t बराबर 0 पे करंट मैक्सिमम है और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली क्या करेगी, यस करंट डिक्रीज होगी और एट इन्फिनिटी पे जाकर ये करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। यस, और ये जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है आई नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने बोला कि इस ग्राफ में अगर हमें टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है तो वो देखिए कैसे करेंगे, जब करंट 37% रह जाए मैक्सिमम की, उस टाइम को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। यस,
जब करंट थोड़ा सा नीचे आएगी करंट, है ना, यस, करंट 37% यानी 0.37 ऑफ आई नॉट रह जाए, उस टाइम को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू आर सी। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोल देंगे आर सी। बात क्लियर हो गई? यस बेटा, यहां से हमें ये बात समझ में आ रही है। यहां से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं वही बात जो हमने यहां से प्रूव करी है। यहां पर देखें, जब मैं टाइम को आर सी के बराबर ले लूँगा, है ना, यस, आर सी का मतलब मेरा ये है कि टाइम को जब टाइम कांस्टेंट के बराबर ले लूँगा, आर सी के बराबर ले लूँगा, तो मैं देखूंगा कि मेरी करंट जो है वो 0.37 ऑफ मैक्सिमम करंट रह जाएगी। ठीक है, देखो ये आई नॉट हो गया, ये ई की पावर -1 हो गया, तो करंट कितनी हो गई? ई की पावर -1 को 0.37 बोलते हैं, 0.37 ऑफ आई नॉट। यस, ये करंट हमारे पास आ गई यार। ये करंट क्या है? करंट ये बता रहा है कि जब टाइम जो है टाइम कांस्टेंट के बराबर होगा, उस समय करंट जो है वो 0.37 ऑफ मैक्सिमम करंट होती है, और उस टाइम पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, सेम टाइम पर चार्ज कितना होगा? 0.63 ऑफ मैक्सिमम होगा। अब बात क्लियर हो गई होगी, है ना। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि बताओ पहले टाइम कांस्टेंट पर करंट कितनी परसेंट डिक्रीज हो जाती है ना, या मैक्सिमम की कितनी परसेंट रह गई है, ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार। तो पहले टाइम कांस्टेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक, पहला टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। फिर दूसरे टाइम कांस्टेंट में कितनी रह जाएगी, तीसरे टाइम कांस्टेंट में कितनी रह जाएगी, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि बताओ कि टू टाइम कांस्टेंट बाद कैपेसिटर पर कितना चार्ज रह जाएगा। तो 2 टाइम कांस्टेंट का मतलब हो गया कि हमें t का वैल्यू 2RC लेना है, फिर हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। 2RC ले लेंगे तो ये e की पावर -2 हो जाएगा, और e की पावर -2 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, e की पावर -1 हमें पता है। तो ठीक है, ऐसे कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 टाइम कांस्टेंट बाद कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाएगा, तो हमें ये इक्वेशन के अंदर टाइम की वैल्यू कितनी लेनी होगी? 2RC ले लेंगे अगर 2 टाइम कांस्टेंट के बाद बात कर रहे हैं। तो 3 टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी? तो टाइम की वैल्यू 3RC ले लेंगे। इस तरीके से भी हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्राफ्स हो गए, ये हमारे ग्राफ की चर्चा हो गई फॉर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हमारी बात हो गई थी एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर के लिए, है ना। सर्किट में हो सकता है ज़्यादा रजिस्टर्स हो, उस केस में कैसे करेंगे तो उसके लिए एक नोट मैं लिखवाऊंगा, पहले ये नोट करें। यस बेटा, देखो टाइम कांस्टेंट एक और चीज़ हमें है ना फील करवा रहा है ना, वो देखें वो क्या करवा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने कम टाइम में 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज पहुँचेगा, उतनी ही क्या होने वाली है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम होने वाली है। मेरा मतलब क्या है कहने का, कि जितना कम टाउ की वैल्यू होगी, जितने कम टाइम में ये 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होगा, उतना ही क्या होने वाली, उतनी ही फास्ट चार्जिंग होने वाली है। मेरा कैपेसिटर उतना ही तेजी से क्या होगा, यस, चार्ज होगा। तो मैं यहाँ से देखकर बोल पा रहा हूँ कि सर जितना कम टाइम में ये 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज होगा, उतना ही क्या होने वाला है, टाइम कांस्टेंट कम होने वाला है। और जितना कम टाइम कांस्टेंट होगा, उतना ही क्या होने वाला है बच्चे, उतनी ही फास्ट चार्जिंग होने वाली है। यानी कि चार्जिंग स्लो होगी कि फास्ट होगी कैपेसिटर की, उस सर्किट के अंदर वो हमें कौन बताएगा, टाइम कांस्टेंट बताएगा। ठीक है, तो चाहे तो लिख ले, है ना। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं नोट कर कर, टाइम कांस्टेंट gives you information about how fast the capacitor is going to charge. Capacitor is
गोइंग टू चार्ज। ठीक है, टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा आरसी उतना कम होगा, जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतने कम टाइम में वो 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज को अचीव कर लेगा। इसका मतलब उतनी ही तेज, मोर फास्ट चार्जिंग होगी। आई होप अब फील आ गया होगा कि ऐसा ये टर्म इंट्रोड्यूस क्यों की गई। इसी से हम लोग पता लगाते हैं कि कैपेसिटर कितना फास्टली चार्ज होगा, है ना। यस, एक और चीज़ मैं बता दूं, एक और चीज़ समझे, है ना। इस ग्राफ के अंदर फुली चार्ज लगभग कितने टाइम कांस्टेंट के बाद हो जाता है कैपेसिटर, तो मैं बता देता हूं, लगभग 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में, 5 टाइम कांस्टेंट के बाद में कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है। जब हम लोग 5 टाइम कांस्टेंट इसमें डालोगे, यानी कि 5 आरसी इसके अंदर डालोगे, तो e की पावर -5 आएगा। मैं 1 माइनस ई की पावर -5 को जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास लगभग 0.99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यानी 5 पहला टाइम कांस्टेंट ये रहा, फिर 2 टाइम कांस्टेंट आएगा, फिर 3 टाइम कांस्टेंट आएंगे, फिर 4, फिर 5वें टाइम कांस्टेंट पे लगभग मेरा कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाएगा। आई होप अब तुम्हें थोड़ा फील आ गया होगा। इसी तरीके से 5 टाइम कांस्टेंट बाद में मेरी जो सर्किट में करंट है वो कितनी हो गई होगी, तो वो मेरी हो गई होगी 0। 5 टाइम कांस्टेंट बाद में मेरी सर्किट में करंट कितनी हो गई होगी, यस बेटा वो हो गई होगी 0। आई होप बात क्लियर हो गई होगी यार, है ना। यस, चलो हमने बहुत अच्छे से इसको फील कर लिया है, यस, कि किस तरीके से चार्जिंग होती है और साथ के साथ टाइम कांस्टेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो अब हम लोग सीखते हैं। यस, तो देखें, यस बेटा, यहाँ तक आई होप बात समझ में आ गई होगी कि लेस टाइम कांस्टेंट या लेस आरसी मोर फास्ट चार्जिंग, है ना। ये बात लिख लेना, मोर फास्ट चार्जिंग, इसको ऐसा लिख लो, लेस आरसी या लेस टाइम कांस्टेंट मोर फास्ट चार्जिंग। यस, अब एक नोट मैं लिखवा रहा हूँ, है ना। नोट क्यों लिखवा रहा हूँ उसका रीज़न अब समझ में आ जाएगा। ये तो बात होगी अभी तक जो हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा, वो एक रजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर क्या हो रहा था, चार्ज हो रहा था। एक बैटरी हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा रजिस्टर्स भी सर्किट के अंदर हो। उस केस के अंदर टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखें, एक नोट लिखो, या सेकंड नोट लिख लो, फॉर कैलकुलेटिंग टाइम कांस्टेंट, फॉर कैलकुलेटिंग टाइम कांस्टेंट, शॉर्ट सर्किट all voltage sources and open circuit, yes current sources तो हम पढ़ ही नहीं रहे, and find R equivalent across L और C। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे हुए उन सभी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यानी कि एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर देंगे, है ना। और क्या है, यस, और आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे। किसके अक्रॉस फाइंड आउट करेंगे, या तो इंडक्टर लगा हुआ है तो उसके अक्रॉस, या कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर के अक्रॉस। एक एग्जाम्पल से ये छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएगी। हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आगे आ जाएगी समझ में। देखो, ये हमारे पास सर्किट है, इसका टाइम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, कैसे करेंगे, जैसा मैंने सिखाया, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, है ना। जितने भी वोल्टेज सोर्सेस हैं, इसमें तो एक ही वोल्टेज सोर्स है तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और फिर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस, इसके टर्मिनल के अक्रॉस क्या निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे।
तो जो सर्किट्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, रजिस्टर्स लगे हुए हो, तो टाइम कांस्टेंट को हम लोग R इक्विवेलेंट इंटू सी से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? R इक्विवेलेंट इंटू सी। R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस निकाला जाता है? इस कैपेसिटर के अक्रॉस निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करके निकाला जाता है। तो देखें, इसको हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। ऊपर लगा हुआ है 2R का रजिस्टर यार, है ना। यस, ये कैपेसिटर को क्या किया अपन ने? ओपन सर्किट कर दिया। बहुत अच्छे यार, ओपन सर्किट कर दिया। ठीक है, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया हमारा। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस ही क्या करना है हमें? इन टर्मिनल्स के अक्रॉस ही हमें R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। यस, ये हमारे को, ये हमारी बैटरी, इसको क्या कर दिया हमने? शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। यस बेटा, ये हमारा हो गया। अब इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट निकालना है। ध्यान से कैलकुलेट करेंगे R इक्विवेलेंट। देखें, ये R है और ये 2R है। देखो यार, ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर इस 2R के देखो पैरेलल में आ रहा है। कैसे आ रहा है वो ध्यान से देखें, है ना। देखो, यहाँ का अगर वोल्टेज V मानते हो तो इधर का वोल्टेज कितना हो जाएगा? लेट्स से इधर का 0 है, इधर का 0 है, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस 2R के अक्रॉस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस है। बेसिकली जो सर्किट है वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि है, इस तरीके से। ये हमारा 2R हो गया, है ना, और इसके साथ पैरेलल में हमारे पास क्या है? यस, V, ये हमारा एक कंडक्टिंग वायर हो गया, और ये हमारा A टर्मिनल हो गया, और ये हमारा B टर्मिनल हो गया। यस, ठीक है बेटा। यस, अच्छा, कंडक्टिंग वायर को के साथ ये 2R रजिस्टर क्या आ रहा है? पैरेलल में आ रहा है। ठीक है, अगर कोई कंडक्टिंग वायर रजिस्टर के पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सेकाइड, है ना। इसका 0 हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू चले जाएगी। बेसिकली ये सर्किट कैसा रह जाएगा? इस तरीके से रह जाएगा। ये A हो गया और ये B हो गया, है ना। यस, ये B हो गया, ये रजिस्टर R हो गया। ठीक है। यस, R इक्विवेलेंट कितना आएगा इस A और B के अक्रॉस? तो देख पा रहे हो केवल और केवल R रजिस्टर आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट R के बराबर हो गया इस सर्किट में। तो टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? यस, RC हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। यस, एक और एग्जांपल देखें यार। देखो, इस सर्किट को देखो, इसमें भी हमें क्या करना है? टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है? पोटेंशियल जो भी वोल्टेज सोर्सेज लग रहे हैं, है ना, उनको शॉर्ट सर्किट करेंगे, और इस कैपेसिटर के टर्मिनल के अक्रॉस क्या फाइंड आउट करेंगे? R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए ध्यान से। यस, करते हैं यार, है ना। ये अपना रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर को हटा दिया मैंने, और उसके टर्मिनल के अक्रॉस क्या कर दिया? यस, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा रजिस्टर हो गया बेटा। ठीक है। यस, और वोल्टेज सोर्स को मैं क्या कर चुका हूँ? मैं शॉर्ट सर्किट कर चुका हूँ, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर चुका हूँ। ये R है और ये भी कितना है? R है। आई होप अब हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं सर्किट का। देखो, ये R और ये R दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। R पैरेलल में, तो R कितना, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R/2 आ जाएगा। उसके साथ ये किस में है? सीरीज में। देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, ये R है और ये कितना है? R/2 है। ठीक है, ये R/2 हो गया, ये R है, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। ठीक है, देखो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये A, ये B, कितना आ जाएगा? यस, 3R/2 हो गया। तो R इक्विवेलेंट हमारा हो गया R/2, 3R/2 हो गया। टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट इंटू C पढ़े हैं, तो 3R/2 इंटू C, ये टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। यस बेटा,
यस बेटा, है ना, नोट करो यार, इसको नोट करो। यस बेटा, अब हम लोग है ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखें, पहले देखें। यस, इस सर्किट के अंदर हमें क्या करना है, देखो टाइम कांस्टेंट इस सर्किट का हम लोग निकाल चुके हैं, हम सीख चुके हैं कि ऐसे सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, और वो हमारे पास आ गया RC/2, है ना। इस सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा हमारे पास क्या थे, रजिस्टर्स थे। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, R इक्विवेलेंट इंटू सी। R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस निकालेंगे, इस कैपेसिटर के अक्रॉस। बैटरी को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। चलो, अब सेम सर्किट के अंदर हमें क्या करना है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, वो हम लिखते हैं, हमें है ना V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी लिखना है, ध्यान रखें। V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो भी करेंगे। चलो करते हैं सर्किट को स्टार्ट, है ना। क्या करें, सबसे पहले t बराबर 0+ पे सर्किट को स्टडी करेंगे, है ना। लेट से यहाँ पर एक स्विच था और t बराबर 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो एट t इक्वल्स टू 0+ पर क्या होने वाला है। यस बेटा, एट t इक्वल्स टू 0+ के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे सर्किट को, वैसे ही कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। याद है ना, ये कैपेसिटर क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की जैसे बिहेव करेगा। हमारे पास करंट कितनी बहेगी वो देखें, ये R रजिस्टर हो गया, है ना, ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये हमारा R रजिस्टर हो गया। यस बेटा, ये R रजिस्टर हो गया, और यहाँ पर कितना लगा हुआ है, R रजिस्टर लगा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V का, पोटेंशियल कितने का, V का। ठीक है, यस, V का पोटेंशियल डिफरेंस है। t बराबर 0+ के ऊपर करंट कितनी बहेगी, है ना, कैपेसिटर के थ्रू, वो हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। देखें यहाँ से, यस, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास करंट निकालने के, कोई सा भी मेथड यूज़ कर लो यार, है ना। देखो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये P हो जाएगा, है ना। यस, लेट्स से नोडल यूज़ कर लेते हैं अपन क्या यूज़ करते हैं, नोडल यूज़ करते हैं। ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, है ना। यस, किरचॉफ करंट लॉ यूज़ कर रहे हैं अपन। करंट चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हो यार, R इक्विवेलेंट यूज़ करके भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, जिससे भी इच्छा हो वैसे निकाल लो। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर करंट चाहिए, I0 की वैल्यू, वही तो I0 की वैल्यू होगी। मैक्सिमम करंट कब आएगी कैपेसिटर में, जब जस्ट सर्किट को क्लोज करेंगे, उस समय जो कैपेसिटर में से करंट फ्लो कर रही होगी उसको हम लोग I0 बोलेंगे। ठीक है, तो ये I0 की वैल्यू मुझे चाहिए, सो डैट मैं करंट एज अ फंक्शन ऑफ क्या लिख सकूँ, टाइम लिख सकूँ। चलो हाँ, इसमें ऐड कर लेना, तीसरा पार्ट यही है, आई मैक्स और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो निकालें यार। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यस, R और R पैरेलल में तो R/2 हो जाएगा, R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, 3R/2। तो इसमें से करंट जो आएगी वो कितनी आएगी, V/3R/2। इतनी करंट इस बैटरी में से निकल रही होगी। R पैरेलल में R के, तो R/2 प्लस R सीरीज में, तो 3R/2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसके अक्रॉस, V होगा, V डिवाइडेड बाई 3R/2। आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो हमारे पास बैटरी से इतनी करंट निकल रही है, कितनी, जितनी करंट निकलेगी उतनी करंट वापस भी आएगी। चलो बहुत अच्छे यार, ये करंट जाएगी और फिर यहाँ से कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, है ना। क्या रजिस्टर्स बराबर बराबर है तो करंट भी बराबर डिवाइड होगी। कितनी है, यहाँ पर I करंट थी, I की आधी I/2 यहाँ चले जाएगी और I/2 यहाँ चले जाएगी, और I0 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, डेट इक्वल्स टू I/2। तो I0 मैंने निकाल लिया है, जिसको हम लोग मैक्सिमम करंट बोल रहे थे, वो हमारे पास आ गई है, 2V/3R हमारे पास आ गई। ठीक है, यस, मैक्सिमम करंट हमारे पास आ गई है सर्किट के अंदर। चलो अब क्या करना है हमें, मैक्सिमम करंट आ गई है ना, सॉरी 2 से तो डिवाइड ही नहीं किया यार अपन ने, 2 से डिवाइड करो तो I0 आ गया, V/3R, ये आ गया। यस, ये तो बात होगी मैक्सिमम करंट की, है ना। अब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो लिख सकते हैं
आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर टी बाई टाउ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई नॉट की वैल्यू है वी बाय 3r ई की पावर टी। टाइम कितना है, टाइम देखो यार, टाइम टाइम कांस्टेंट कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास इस सर्किट का आया था 3RC। यस, देखो पीछे हमने कैलकुलेट किया है, इस सर्किट का था 3RC/2, तो वो लिख देते हैं 3RC/2। यस, ये हमारे पास क्या आ गई, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। ठीक है यार। अच्छा, अब हमें क्या करना है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है ना, वो कर लेते हैं। देखो, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैक्सिमम चार्ज कब होगा कैपेसिटर के ऊपर, जब स्टडी स्टेट अचीव कर चुका होगा, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा, उस समय इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज होगा, ये बात मैं जानता हूँ, है ना। तो एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी बोल दो, या बोल दो स्टडी स्टेट। ठीक है, एट स्टडी स्टेट बोल देते हैं। चलो यार, एट स्टडी स्टेट क्या हो रहा होगा, कैपेसिटर क्या हो गया होगा, फुली चार्ज हो गया होगा और ओपन सर्किट हो गया होगा इस तरीके से। यस, ये R है, ये भी कितना है, R है, ये कितना है, R है, ये अपनी बैटरी हो गई, ये अपना सर्किट हो गया, ये कितना है, ये भी R है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस टर्मिनल्स के अक्रॉस आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा यार, है ना। इसके अक्रॉस एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो C गिवन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया इन टर्मिनल्स के अक्रॉस तो हम लोग चार्ज भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सर्किट को सॉल्व करना जानते हैं तो आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। एट स्टडी स्टेट इस ब्रांच में से करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया तो इसमें से करंट कितनी बहेगी, करंट तुम बोलोगे सर इसमें करंट जो है वो 0 बह रही होगी। ठीक है, इसमें करंट कितनी बह रही होगी, 0 बह रही होगी। इसमें से कोई करंट नहीं जा रही है यार, सारी करंट यहाँ से निकलेगी और करंट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ जाएगी और वापस से यहाँ आ जाएगी। ठीक है यार, करंट कितनी फ्लो करेगी तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू वी बाय यस। अब देखो इस सर्किट के तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इधर होगा। लेट्स से इसके अक्रॉस अपन मान लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट को 0 वोल्ट मान रहे हैं। अगर ये 0 है तो तुम बोलोगे सर ये V हो जाएगा, तो ये 0 है, ये 0 हो गया तो ये भी 0 वोल्ट हो गया। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल V में से कुछ इधर ड्रॉप हुआ होगा और इधर आ गया V1। ठीक है, अगर इधर V1 आ गया तो इधर भी कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर इधर भी V1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें कोई करंट बह रही है क्या, तुम बोलोगे सर नहीं बह रही है, करंट इसमें 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, तो इधर भी कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, जितना इसके अक्रॉस होगा उतना ही इस कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, क्योंकि रजिस्टर में तो करंट बह नहीं रही है तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, तो जितना इधर उतना इधर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, अब ये V1 कैलकुलेट करना है हमें। करंट कैसे बह रही है मैं जान रहा हूँ, करंट तो इस सर्किट में बह रही है, ऊपर वाले सर्किट में तो बह ही नहीं रही है, तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल कितना है, V है। V में से कितना यहाँ ड्रॉप हो गया होगा, तुम बोलोगे सर V/2, क्योंकि रजिस्टर्स इक्वल है, इधर कितना ड्रॉप हो गया होगा, V/2, फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया होगा, है ना। और अगर ऐसे बात समझ में नहीं आ रही तो करंट से निकाल सकते हो। अब सर्किट में करंट कितनी बह रही है, तुम बोलोगे सर करंट अब इस रजिस्टर में बह रही है, इन दोनों रजिस्टर में, दोनों रजिस्टर किस में आ जाएंगे, ऊपर वाला रजिस्टर तो अब कोई यूज का है ही नहीं, उसमें तो कोई करंट बह ही नहीं रही है। अब रजिस्टर R में और R के अंदर क्या बह रही है, करंट बह रही है, दोनों किस में दिख रहे हैं, सेम करंट बह रही है दोनों के अंदर, इसलिए सीरीज के अंदर है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इसका R इक्विवेलेंट हो गया 2R, तो करंट कितनी हो जाएगी, V/2R आ जाएगी। ठीक है, यस, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो अब तुम करंट पता है, रेजिस्टेंस में गिवन है, तो इधर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा इसके अक्रॉस V/2।
यानी यहाँ का 0 है तो यहाँ का कितना आ गया, v/2 आ गया। तो यहाँ का कितना आ गया, v1 की वैल्यू आ गई v/2 आ गई। बात क्लियर होगी क्या यार? यस, v/2 हो गई। चलो अब हमारे पास पोटेंशियल आ गया है, दैट इज v/2, है ना। इस कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है तो क्या कर सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अक्रॉस जो चार्ज होगा वो हमारे पास आ गया, क्यू मैक्स हमारे पास आ गया, एंड क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, c इंटू v1 हो गया, cv/2 हो गया। आगे की बात समझ में? यस बेटा, क्यू मैक्स इज इक्वल्स टू cv/2 हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो क्यू मैक्स आ गया है cv/2, इसके अक्रॉस हमारे पास cv/2 आ गया है ना, ठीक है। अच्छा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना हो तो हम जानते हैं कि सर Q0 1 माइनस e की पावर t/τ होता है, टाउ बोल दो, है ना, या R इक्वलेंट C बोल दो। Q0 का वैल्यू कितना आ गया, cv/2 हो गया। मैक्सिमम चार्ज cv/2 है, 1 माइनस e की पावर t/3RC/2 हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। यस, ये हो गया हमारे पास, ठीक है यार। यस, बात क्लियर है क्या? यस, चार्ज हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल। कितना मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, देखो t बराबर 0 पे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनचार्ज कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी या स्टडी स्टेट पे कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस जो है अब की बार कितना हो जाएगा, यस v हो जाएगा, या v/2 या v1 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो v max इज इक्वल्स टू आ जाएगा, विल बी इक्वल्स टू v/2, वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम v/2, 1 माइनस e t 3RC/2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यस, आई होप बात क्लियर हो गई होगी यार, है ना। यस, चलो नोट करो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और। यस, अगेन हमें है ना फाइंड आउट करना है क्यू मैक्स, वी मैक्स, आई मैक्स, और इक्वेशन लिखनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। सबसे पहले सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसा आएगा। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने बताया तुम्हें, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। यस, चलो, है ना। और आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे अक्रॉस सी। ये बेसिक दो स्टेप हम लोग फॉलो करने वाले हैं टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। शॉर्ट सर्किट कर दो, इसके अक्रॉस निकालना है, तो ये हमारा कितना हो गया, आर हो गया। इसके अक्रॉस निकालना है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो गया, यस, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। चलो, अब हमें क्या करना है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। देखो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, अगर कंडक्टिंग वायर पैरेलल में लगा दिया गया है तो इस रजिस्टर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसमें से कोई करंट नहीं बहेगी, या फिर इसका आर इक्विवेलेंट 0 आएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट 0 आ जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा, हमारे लिए सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये R हो गया, ये A और ये B टर्मिनल हो गया, ठीक है। चलो, R इक्विवेलेंट हमारा आ गया है R के बराबर। चलो, ये हमारा आ गया है, तो टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, RC आ जाएगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू R आ गई, तो R इक्विवेलेंट इंटू C टाइम कांस्टेंट होगा, और ये RC के बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें
क्यू मैक्स निकालना है। क्यू मैक्स कब मिलेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कब मिलता है, या फिर मैक्सिमम चार्ज कब मिलता है, एट दैट विल बी एट इन्फिनिटी। मैक्सिमम करंट कब मिलता है? जब कैपेसिटर क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो करंट कैपेसिटर में हम जानते हैं कि सर जीरो होता है। चलो बहुत अच्छे, तो हम लोग दो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं एट हमेशा ट्रांजिएंट सर्किट्स को, इन सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांजिएंट सर्किट। हमेशा इन सर्किट की कुछ भी फाइंड आउट करना हो तो दो टाइम्स पे हम बात करते हैं, दो टाइम पर सर्किट बनाएंगे, t बराबर 0 प्लस पर और t बराबर इन्फिनिटी पर। ठीक है, दोनों पर मैं बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से। t बराबर 0 प्लस पर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा और कुछ इस तरह की बात हमारे सामने आने वाली है। ठीक है, यस, ये हो गया, ये हमारा हो गया। करंट निकाल सकते हैं क्या? यस, निकाल सकते हैं करंट। देखो इधर V आ जाएगा, इधर 0, इधर V, इधर 0। ठीक है, अगर इधर का 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर V आ जाएगा। करंट कितनी बहेगी t बराबर 0 प्लस पर कैपेसिटर में से? तो मैं I नॉट बोल देता हूँ उसको, क्योंकि वो मैक्सिमम करंट होगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू V बाय R, V बाय R। ठीक है, यस। चलो एट इन्फिनिटी पे बात कर लेते हैं। एट इन्फिनिटी पर कैपेसिटर ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, कुछ इस तरह की बात हो रही होगी। ठीक है, यस, इस तरह की बात हो रही होगी। है ना, ऐसे ओपन सर्किट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, उससे हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। यस, ये हमारे को वी मैक्स देगा। t बराबर 0 प्लस पर कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो तुम बोलोगे सर 0 होगा। चलो ठीक है, ये R, ये R। एट इन्फिनिटी पे कैपेसिटर में से करंट कितनी बहती है? तुम बोलोगे सर 0 बहती है। बिल्कुल ठीक है, करंट 0 बहती है, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है। चलो ठीक है, ये V है, ये मान लेते हैं 0 वोल्ट है। सर्किट में एक पॉइंट पर हम लोग 0 मान सकते हैं, तो ये मैंने 0 मान लिया, तो इसका कितना आ जाएगा? V आ जाएगा। इसका कितना आ गया? V, तो इसका कितना V, इसका कितना? 0। अब इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो इधर भी कितना आ जाएगा? जितना इधर है उतना इधर आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब जितना वोल्ट की बैटरी थी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया है, एंड वी मैक्स इक्वल्स टू हमारे पास V आ गया है। ठीक है, तो चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज क्यू मैक्स भी आ जाएगा, दैट विल बी CV आ जाएगा। V मैक्स कितना आ गया? V के बराबर आ गया। करंट कितनी आ गई? मैक्सिमम करंट है V बाय R। हमने ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लिए। चलो अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो लिख सकते हैं, आई होप। अब हम लोग Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहे हैं। मैक्सिमम चार्ज कितना है? CV है। ठीक है, 1 माइनस ई टी बाय टाउ। टाउ कितना है? टाइम कांस्टेंट है RC। चलो ठीक है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस वो देखें, मैक्सिमम करंट है V बाय R, ई की पावर T बाय RC। यस, उसके अलावा V मैक्स वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो कितना हो जाएगा? V 1 माइनस ई की पावर T बाय R। ये हमारा आ गया V 1 माइनस ई की पावर T बाय RC आ गया। ठीक है, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, एक और ग्राफ के ऊपर बेस भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेट्स से कि दो ग्राफ हमें दे रखे है ना, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यस बेटा, और ये लाइन मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, Q नॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। दो ग्राफ, दो सर्किट्स के हमें ग्राफ दे रखे हैं ना, उस दो सर्किट में जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग किस तरीके से हो रही है, उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज किस तरीके से आ रहा है, उसका ग्राफ हमें दे रखा है। चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है ना, दो अलग अलग सर्किट्स में कैपेसिटर्स क्या कर रखे हैं? ज्वाइन कर रखे हैं, और उनकी चार्जिंग किस तरीके से हो रही है,
वो हमें दे रखा है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो ये चार्ज है और ये टाइम है, ठीक है। एक ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है ना, इस तरीके से दे रखा है, और दूसरा चार्ज हमें ऐसे दे रखा है। तो ग्राफ हमें दे रखे हैं, हमसे पूछा गया कि कौन से सर्किट में, ये सर्किट नंबर 1 मान लेते है ना, कौन से सर्किट का टाइम कांस्टेंट, कौन से सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा है और किसका कम है, किसमें फास्ट चार्जिंग हो रही है, किसमें स्लो चार्जिंग हो रही है ना, वो हमसे पूछा गया। तो देखें, हम ये जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है, वो टाइम होता है जब मैक्सिमम का 63% चार्ज कैपेसिटर पे आ चुका होगा। तो मान लेते हैं कि ये वैल्यू जो है, ये लाइन जो है 63% को रिप्रेजेंट करिए। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, है ना, यस, यहाँ पे ले लेते हैं, यस, ये लाइन जो है वो मान लेते हैं 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जो सर्किट नंबर 1 है ना, वो पहले 63% तक चार्ज हो गया, और दूसरा वाला सर्किट जो है, सर्किट का जो कैपेसिटर है वो कुछ टाइम बाद क्या हुआ है, चार्ज हुआ है 63%। तो ये तो फर्स्ट सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया, ये सेकंड सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो गया। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम है, टाइम कांस्टेंट कम होगा तो मैंने बताया कि चार्जिंग फास्ट होगी, ठीक है। तो T1 इज लेस देन T2, देख पा रहे हैं, यानी कि RC जो होगा इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो होगा वो कम होगा R2 का। इसका मतलब इस सर्किट की फास्ट चार्जिंग होगी, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड वाले सर्किट के रेस्पेक्ट में। इस बात को यहाँ से भी फील कर सकते हैं, इस फर्स्ट वाले ग्राफ ने जल्दी अचीव कर लिया मैक्सिमम चार्ज को कम टाइम में, इसने मैक्सिमम चार्ज को अटेन करने में ज़्यादा टाइम लिया है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ फर्स्ट वाला ज़्यादा स्पीडली चार्ज हो रहा है, सेकंड वाला कैपेसिटर ज़्यादा टाइम में क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कैपेसिटर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे, है ना। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, चाहे तो बुक में से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं।